कि सामने से सिंघनी दहाड़ती हुई इसी आई, सामने से सिंघनी दहाड़ती हुई इसी आई, दोनों हाथ लिए तलवार भारी भारी। कि एक दिन की बात, श्रीमती जी थी साथ, हम दोनों लोग बाजार में घूम रहे थे, बातों की मस्ती में झूम रहे थे। हमारे अंदर स्वतः एक ज्वाला फूटी कि हमें कविता लिखनी चाहिए, और धीरे धीरे तुकबंदी करते करते कब ये विराट स्वरूप हो गया। है जरूरी जो दूरियां वो बनाए रखिए, और देश को अपने कोरोना से बचाए रखिए। कि भारती पुकारती व कहती है बार बार, कि भारती पुकारती व कहती है बार बार, एक एक पुत्र मेरा बोले बंदे मातरम, और राग द्वेष भेदभाव धर्म जाति छोड़ सब प्रेम रस राष्ट्र का बोले बंदे मातरम। इसलिए पत्रकार और कवि दोनों को एक ही साथ आप जोड़ें, अगर वो चौथा स्तंभ है तो निश्चित ही इसका क्रम सही बनता है। नमस्कार दोस्तों, मैं नितेश मिश्रा हूँ, आप सभी देख रहे हैं द इंडियन ओपिनियन। जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, ये आपने तो सुन रखा होगा। और इस वक्त जिन शख्सियत के साथ हम बैठे हुए हैं ये कवि ही हैं, और इसमें हमारे साथ जो हैं ज़िले के काफ़ी वरिष्ठ कवि रामकिशोर तिवारी जी हैं, लल्लू जी हैं, और तमाम कवि यहाँ पे हैं मौजूद। हम इनसे कुछ चर्चा करेंगे, कविताओं के बारे में, साहित्य के बारे में चर्चा करेंगे, और जानेंगे कि वर्तमान के आधुनिक इस ज़माने में कविताओं का क्या महत्व है, और ये कविताएं अभी भी कैसे लोगों को जीवंत बना रही हैं। तिवारी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी भैया, धन्यवाद मिश्रा जी। हम सबसे पहले ये जानना चाहते हैं कि वर्तमान के आधुनिक समय में अभी ये कविताएं कहाँ तक प्रासंगिक हैं, लोगों को सुनकर कैसा लगता है, आपको सुनाकर कैसे लगता है, इसके बारे में बताएं। धन्यवाद मित्र। कविता वर्तमान में ही नहीं, शुरू से ही प्रासंगिक रही है, और कविता अतीत काल से ऊर्जा लेकर के हम लोगों को संबल प्रदान करती रही है। वर्तमान में तो कविता का विशेष महत्व हो गया है। कविता हमारा सांस्कृतिक जागरण करती है, हमारे मूल्यबोध को बढ़ाती है, हमारे देश प्रेम को, सांप्रदायिक सद्भाव को और अच्छा रखती है। देश में और समाज में जो तमाम विसंगतियां हैं, कविता उनको सुन करके, कविता से आदमी प्रेरणा पाता है, और कविता से एक सुंदर समाज का निर्माण होता है, सुंदर व्यक्ति का भी निर्माण होता है। इसलिए हमारा समाज सुदृढ़ होता है, सुव्यवस्थित होता है, और आदमी संस्कारवान होता है। जहाँ तक देश और समाज की बात करें तो अभी कुछ वर्ष पहले देश में एक ऐसी स्थिति आई थी जब पूरा विश्व थमा था। लॉकडाउन की जो स्थिति थी उस समय सारी गतिविधियाँ रुकी पड़ी थी, सब कुछ बंद था, कोई कुछ कर नहीं रहा, लोग घरों पे थे। एक कवि के नाते आप उस समय भी अपनी कलम को धार देने में जुटे हुए थे, और उस समय आपने एक रचना भी की, काफ़ी चर्चित रचना हुई वो, और जहाँ तक मुझे संज्ञान है वो महारानी लक्ष्मीबाई जी के ऊपर थी, और काफ़ी अच्छी वो कविता थी। क्या उद्देश्य था कोरोना के दौरान में आपने जो इस समय का सदुपयोग किया, इसके बारे में बताएं। देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न किया मिश्रा जी आपने। कोरोना काल में जब लोग घरों में कैद थे, घर से निकल नहीं रहे थे, तो मेरे अंदर विचार आया कि इस समय का कैसे सदुपयोग किया जाए, और ऐसा सदुपयोग किया जाए जो राष्ट्रहित में हो, समाज हित में हो। तो मैंने एक पात्र चुना रानी लक्ष्मीबाई का, जो 1857 की स्वाधीनता समर का एक बहुत बढ़िया पृष्ठ है और बड़ा नाम था। क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई ने उस समय, जब लोग बिल्कुल अंग्रेजों से बहुत भयभीत थे, उस समय में अपने अदम्य साहस से और वीरता का प्रयोग करते हुए एक ऐसा काम किया था कि पूरी दुनिया के सामने भारत का नाम समुज्ज्वलित हुआ था। तो मेरे मन में आया कि रानी लक्ष्मीबाई के चरित्र को उठा करके एक ऐसे ग्रंथ की रचना की जाए जिससे समाज को भी कुछ ऊर्जा मिले, और ये मैंने पूरा काम करके दिखाया, और मेरी पुस्तक मेरे साथ है, रानी लक्ष्मीबाई प्रबंध काव्य। आपको उस पुस्तक के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम चाह रहे हैं कि जो हमारे दर्शक इस वक्त हमें देख रहे हैं, अब चूंकि किसी ग्रंथ की इतनी तारीफ हो रही है, उसके बारे में इतना बात किया जा रहा है, तो हम चाहते हैं उस ग्रंथ की कुछ एक लाइन आप हमारे सामने प्रस्तुत करें, ताकि दर्शक भी हमारे आनंदित हो सकें उससे। मैं इस कविता में, वैसे तो 151 छंद हैं, 7 सर्ग हैं, लेकिन उसमें से मैं केवल एक छंद आपके बीच में रखता हूँ कि रानी युद्ध में आती है। देशद्रोही था एक दूल्हा सिंह, उसने गेट खोल दिया और सारी अंग्रेजों की फौज किले के अंदर घुस गई। तो सामने रानी दोनों हाथों में तलवार लेकर के आती है, और अंग्रेजी सेना उसको देख करके दंग हो जाती है। उस समय युद्ध का वर्णन करते हुए मैंने एक छंद लिखा है, छंद घराक्षरी में है, आपके बीच में वो छंद प्रस्तुत कर रहा हूँ। सुनिएगा कि सामने से सिंघनी दहाड़ती हुई इसी आई, सामने से सिंघनी दहाड़ती हुई इसी आई, दोनों हाथ लिए तलवार भारी भारी थी। सामने से सिंघनी दहाड़ती हुई इसी आई, दोनों हाथ लिए तलवार भारी भारी थी, और दांतों में लगाम मुखमंडल ललाम, काम करने तमाम आई लिए छवि न्यारी थी। और टप 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 टाप करती किशोर, सुंदर सफेद शुभ्र अश्व की सवारी थी। और पल भर के लिए निहारने लगे स्वरूप, नारी रूप धरे मानो कोई अवतारी थी।
इस प्रकार के मैंने 150 छंद लिखे। फिर कभी लंबी मुलाकातें होंगी, आपको तमाम छंद सुनाऊंगा। और रानी लक्ष्मीबाई का सदैव से आवश्यकता रही है ऐसे लोगों की, और विशेष में इस समय तो उनकी और प्रासंगिकता है। जब नारी समाज को उज्जवल करना है, उसके चरित्र को और ऊंचा उठाना है, समाज के सामने ऐसे चरित्र को लाना बहुत आवश्यक है मेरे मित्र। बहुत बहुत धन्यवाद। हम अपने दर्शकों को यहाँ पर बताना चाहेंगे कि आपने इससे पहले एक कविता सुनी होगी जिसमें एक था कि चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी। ये लगभग हर किसी ने सुना है, और मैं उन लोगों से अनुरोध करूंगा कि आप इसके बारे में पढ़ें, क्योंकि जैसा कि तिवारी जी ने अभी सुनाया, एक काफ़ी ऊर्जा से ओतप्रोत करने वाला छंद था, और निश्चित ही इससे युवाओं को और जो वर्तमान पीढ़ी है उसको एक निश्चित ही सकारात्मक संदेश मिलेगा। हमारे साथ यहाँ पर अजय लल्लू जी हैं, कवि जी, अनिल लल्लू जी हैं। हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे, अनिल जी, क्या रुझान है कविताओं का? लॉकडाउन के समय में एक तरह से कविताएं और मंच के इस तरह के कार्यक्रम थम से गए थे, फिर ये कार्यक्रम शुरू हुए हैं और कहीं ना कहीं कोरोना की आहट फिर आ रही है। क्या भविष्य दिख रहा है आपको कविता का इस कोरोना के दौर में? बहुत धन्यवाद मिश्रा जी। ये कोरोना काल में जैसा कि पहले भी हम लोगों ने किया, काफ़ी रचनाएं हम लोगों द्वारा रची गई। क्योंकि मैं मूलतः व्यंग लिखता हूँ, तो मैंने समाज को देखते हुए समाज में जो विसंगतियाँ हैं उनको दूर करने के लिए मैंने कविताएं लिखी। और मैंने कोरोना काल में एक लाभ उठाया कि मैंने अपनी कविताएं इकट्ठी की, संकलित की, ताकि उनको एक पुस्तक का रूप दे सकें। और निकट भविष्य में मेरी हास्य व्यंग की एक पुस्तक। हम चाहेंगे कुछ आप हास्य व्यंग अपना यहाँ पर एक प्रस्तुत कर दें हमारे सामने, हमारे दर्शक भी उससे आनंदित हो सकें। बिल्कुल मित्रों, प्रधानी का चुनाव नजदीक है और हमारी नज़र में प्रधान क्या है उसके संबंध में एक व्यंग रचना प्रस्तुत कर रहा हूँ। कि एक दिन की बात, श्रीमती जी थी साथ, हम दोनों लोग बाजार में घूम रहे थे, बातों की मस्ती में झूम रहे थे। इतने में बजरंग बली का मंदिर आया, मैंने सिर नहीं झुकाया। वाह। इतने में बजरंग बली का मंदिर आया, मैंने सिर नहीं झुकाया। सामने दिखाई पड़ गए प्रधान जी, उन्हें तत्काल सलाम बजाया। देखते ही श्रीमती जी आग बबूला हो गई, जलती आग का चूल्हा हो गई। बोली, बजरंग बली के मंदिर में तुमने सिर नहीं झुकाया और प्रधान जी को देखते ही सलाम बजाया। मैंने कहा, प्रियतमे, जमाना बदल गया है। मैंने कहा, प्रियतमे, जमाना बदल गया है। कलयुग में बजरंग बली अंतर ध्यान हो गए, उनकी जगह गांव के प्रधान हो गए, उनकी जगह गांव के प्रधान हो गए, उनकी जगह। बहुत बढ़िया आपने यहाँ पर कविता प्रस्तुत की, और ये हालांकि वर्तमान जो प्रधानी का इलेक्शन है उस पर भी काफ़ी प्रासंगिक होता है, और आने वाले समय में ये कितना प्रासंगिक और होगा ये देखा जाएगा। हमारे बीच में यहाँ पर एक युवा कवि भी हैं, और जहाँ तक एक उम्र की बात होती है तो युवाओं का रुझान भी साहित्य के प्रति बढ़ रहा है, और ये कहीं ना कहीं हिंदी साहित्य के लिए और खासकर भारतवर्ष के लिए बहुत अच्छा एक संदेश है। हमारे साथ ये यहाँ पर युवा कवि, हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कैसे उनको रुझान आया कविता में। तो हम आपके बारे में जानना चाहेंगे कि आप युवा हैं, कविताओं के प्रति आपका रुझान कैसे आया, और कविता करने के बाद आपको कैसा लग रहा है? कविता करने के बाद हमें बड़ी प्रसन्नता होती है, और बड़ी कविता के प्रति रुझान मेरे अंदर इसलिए आया क्योंकि हमारे आसपास के क्षेत्रों में बहुत से कवि सम्मेलन का कार्यक्रम हुआ करता था, और हमारे आसपास बहुत से साहित्यकार रहा करते थे। उसमें दादा राम किशोर तिवारी जी, अनिल श्रीवास्तव, लल्लू जी, ओपी वर्मा, ओम जैसे तमाम साहित्यकार हमारे मध्य थे, जिसमें हमारे अंदर स्वतः एक ज्वाला फूटी कि हमें कविता लिखनी चाहिए। और धीरे धीरे तुकबंदी करते करते कब ये विराट स्वरूप हो गया हमें भी नहीं मालूम चला। और आप सबका आशीर्वाद मिलते रहता है, और आप सबके मार्गदर्शन में मैं कविता लिखता रहता हूं, और इस तरह का आपके आशीर्वाद से संयोजन भी कर लेता हूं। तो तिवारी जी, मैं पुनः आपके पास वापस आना चाहता हूं, चूँकि समय की थोड़ा सा समयबद्धता देखते हुए मैं ये चाहूँगा कि युवाओं के क्या संदेश आप देना चाहेंगे, युवाओं के प्रति आपका क्या संदेश रहेगा इसके बारे में? देखिए, युवाओं के लिए तो मेरा यही संदेश है, उनसे यही निवेदन है, उनसे यही आकांक्षा है कि सबसे पहले वो देश निर्माण की बात तो मन में सोचें, लेकिन सबसे पहले वो अपना निर्माण करें, क्योंकि जब तक वो अपना निर्माण नहीं करेंगे, ना तो समाज का निर्माण होगा, ना तो देश का निर्माण होगा। और अपने निर्माण के लिए सबसे पहले है कि अच्छा अध्ययन करें, अपने चरित्र का निर्माण करें, अपनी नशाखोरी से बहुत दूर रहें, व्यायाम करें, योग करें, और सबसे बड़ी बात है कि संस्कार सीखें, क्योंकि हमारी कविता तो संस्कारों को ही सिखाती है। तभी अपने घर परिवार में माता पिता के प्रति क्या कर्तव्य हैं, गुरुओं के प्रति क्या कर्तव्य हैं, और अपने समाज के प्रति क्या कर्तव्य हैं। अपने चरित्र का, समाज का एक अच्छी प्रकार से निर्माण करें, तभी एक अच्छा समाज, अच्छा देश, अच्छा विश्व बन सकता है, और विश्व शांति के लिए युवक को आगे ला सकते हैं।
बहुत अच्छा संदेश दिया आपने। और हमारे साथ यहाँ पर एक और वरिष्ठ कवि ओपी वर्मा जी हैं, हम इनसे बात करेंगे। और वर्मा जी, क्या लगता है आपको, कविताएं कहाँ तक आदमी को उनका जो जीवन होता है उसमें प्रासंगिक होती हैं और कितना उनके जीवन में बदलाव लाने के लिए वो कारक होती हैं? मिश्रा जी, मूलतः मैं ओज का कवि हूँ और राष्ट्र को समर्पित राष्ट्रीय चिंतन की रचनाएं लिखता हूँ। समाज में मैं देखता हूँ कि वैसे तमाम प्रकार की भ्रांतियाँ हैं। बहुत से लोग देश से प्रेम करते हैं, बहुत से लोग जो है देश से मोहब्बत नहीं करते, देश से द्रोह करते हैं। जो रचनाएं किताबों में लिखी रखी रहती हैं वो व्यक्ति की जब पढ़ता है तभी जान पाता है। लेकिन ओज की रचना लिख करके मंच के माध्यम से मैं लोगों में देश प्रेम की भावना जो प्रज्वलित होती रहती है उसको और अधिक प्रज्वलित। हम चाहते हैं, यहाँ पर मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। हम चाहते हैं जो दर्शक हमारे इस वक्त हमें देख रहे हैं और उनमें भी आप कुछ ओज का प्रसार कर देते तो ये हमारे दर्शकों के लिए भी अच्छा होता और हमें भी अच्छा लगता। मिश्रा जी, मैं एक वंदे मातरम पे छंद पढ़ता हूँ। वंदे मातरम के विषय में बहुत कुछ कहा जाता है कि वंदे मातरम वर्ग विशेष का गीत है। कोई कहता है इनको गाना चाहिए, कोई कहता है उनको नहीं गाना चाहिए। तो मैं तो मानता हूँ कि भारत माता का एक अस्मिता, हमारी राष्ट्रीय एकता, अखंडता का गीत है और इसको सब लोग अपने अपने तरीके से गाते हैं। एक छंद पढ़ता हूँ, देखिएगा कि भारती पुकारती व कहती है बार बार, कि भारती पुकारती व कहती है बार बार, एक एक पुत्र मेरा बोले वंदे मातरम। और राग द्वेष भेदभाव धर्म जाति छोड़ सब प्रेम रस राष्ट्र का बोले वंदे मातरम। और राम व रहीम जहाँ बसते हो साथ साथ, वहाँ की पावन वायु डोले वंदे मातरम। वाँख मूंद देश का जो करते हूँ अपमान, उन बंद चक्षुओं को खोले वंदे मातरम, उन चक्षुओं को खोले वंदे मातरम। मैं प्रश्न और पूछना चाहूँगा, थोड़ा सा ये प्रश्न बिल्कुल अलग है और संभवतः आज तक इस पर किसी ने चर्चा भी नहीं की होगी। पत्रकारिता को तो एक तरह से देश का चौथा स्तंभ कहा जाता है, लेकिन जैसा कि मैं मानता हूँ, कवि जो होता है, कवि अपनी बात को, समाज के परिदृश्य को, सरकार को या किसी को दिखाने के लिए जितनी सशक्त माध्यम तरीके से अपनी बात को समाज के प्रति प्रदर्शित करता है, इतना कोई नहीं कर सकता। क्या कवि को देश का पांचवा स्तंभ माना जाना चाहिए? आपने प्रश्न उठाया है और बहुत सही बात भी कही है। देखिए, पत्रकारिता और कविता ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, क्योंकि हमारे देश के जागरण काल से लेकर के अगर पत्रकार नहीं होते तो ये समाज जागृत नहीं होता। इसीलिए हर लेखक, हर कवि साथ में कविता के साथ वो पत्रकार भी रहा है। इसलिए पत्रकार और कवि दोनों को एक ही साथ आप जोड़ें, अगर वो चौथा स्तंभ है तो निश्चित ही इसका क्रम सही बनता है। तो आपने बहुत सही बात कही है, इसके लिए मैं आपका अभिनंदन करता हूँ और आपके विचारों का स्वागत करता हूँ। तो आपने देखा, हमने यहाँ पर जो विविध धाराओं में अपनी अपनी बात रखने वाले कवि थे उनसे मुलाकात की और उन्होंने कहीं ना कहीं समाज के प्रति एक अच्छा संदेश दिया है, युवाओं को एक अच्छा संदेश दिया है। और जैसा एक सबसे महत्वपूर्ण संदेश दिया गया है, वर्तमान समय की जो युवा पीढ़ी है वो कहीं ना कहीं नशे की तरफ बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो वरिष्ठ कवियों के द्वारा कहा गया है, युवा जो हैं वो समाज के कारक हैं, युवा जो है वो समाज को बनाने में, उनको निर्माण करने में बहुत उपयोगी हैं। तो ऐसे युवा जो हैं जो नशे की तरफ बढ़ चुके हैं, उनसे हमारा अनुरोध है, हमारा चैनल और हमारे कवियों के माध्यम से हम अनुरोध करते हैं कि वो उस रास्ते से वापस आ जाएं। वर्तमान परिदृश्य में वैसे तो कोरोना बहुत ज़्यादा हावी है और कोरोना से देश को कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है और सरकार लगातार गाइडलाइन जारी कर रही है। लेकिन बात अगर हम करें कवियों की, तो कवि अपनी जो बात होती है वो कविताओं के माध्यम से रख देते हैं। इन्हीं बात को माध्यम बनाने के लिए, इस बात को प्रस्तुत करने के लिए हमारे साथ एक कवि संजय सांवरा जी हैं और ये कोरोना पे कुछ लाइनें प्रस्तुत करेंगे। और क्या लाइनें हैं, क्या वो कहना चाहते हैं, क्या वो संदेश देना चाहते हैं, हम उन्हीं के श्रीमुख से सुनेंगे। संजय जी, क्या आप सुनाना चाह रहे हैं, क्या है कोरोना के ऊपर क्या बोलना चाहेंगे? नमस्कार, मैं गांव की अल्हड़ मस्ती से आया हुआ व्यक्ति हूं और गांव का व्यक्ति तो कैसा भी मौसम हो, कैसे भी स्थितियां हो, मस्त रहता है। मैं प्रेम का कवि हूं, इसलिए प्रेम की 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि ऐसे काल में भी हम कैसे प्रेम से रह सकते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग है, हाथ मिलाना मना है, लेकिन प्रेम फिर भी मना नहीं है। तब 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ, सुनिएगा कि हैं जरूरी जो दूरियां वो बनाए रखिए और देश को अपने कोरोना से बचाए रखिए। और वक्त मुश्किल का है पर प्यार से कट जाएगा और मिले न हाथ भले दिल को मिलाए रखिए। मिले न हाथ भले दिल को मिलाए रखिए। मिले ना हाथ
फिर भी दिल को मिलाए रखिए। कितना बढ़िया संदेश है। और ये वर्तमान समय का जो कोरोना का काल चल रहा है, जिस कोरोना ने देश की स्थिति को बिगाड़ रखा है, उस समय ये लाइनें जो कवि हैं उनकी काफ़ी प्रासंगिक होती है और समाज को कहीं ना कहीं एक संदेश भी है कि कोरोना जैसी घातक बीमारी से बचने के लिए आप दूरी बनाए रखिए। समाज में सामाजिक दूरी का पालन करना नितांत आवश्यक है। ये मुलाकात थी हमारे जनपद बाराबंकी में आयोजित विराट कवि सम्मेलन में। जो तमाम धाराओं के कवि थे उनसे हमारी मुलाकात थी और हम ऐसे ही मुलाकातें आपकी कराते रहेंगे। तो जुड़े रहिए द इंडियन ओपिनियन के साथ। जनपद बाराबंकी से कैमरा पर्सन अंकित वर्मा के साथ नितेश मिश्रा।